ठीक है, अगर कोई भी अनडिफाइंड गुड्स हैं तो उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। और क्या रूल पड़ा था? हाँ, अगर आप किसी भी बिजनेस को एक्वायर करते हो तो उसके ऊपर क्या लगेगा? 103 लगेगा, तो इसलिए 102 विल नॉट अप्लाई। फिर उसके बाद बोनस शेयर्स, चूंकि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं तो उसके ऊपर इंडेस 102 विल नॉट अप्लाई। फिर राइट शेयर अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं तो 102 अप्लाई नहीं होगा, और किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को देते हैं तो अप्लाई होगा। फिर हाँ, अगर हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो नेट बेसिस पर सेटल हो रहा है, अगर वो क्या हो रहा है, नेट बेसिस पर अगर सेटलमेंट है, तो उसके ऊपर भी इंडेस 102 विल नॉट अप्लाई। उसके लिए हमारा सेपरेट इंडेस है, इंडेस 32, 107 और 109, जो कि हमारे फाइनेंशियल ठीक है। एक डोनेशन और चैरिटी का लिख लिया था ना वो भी, कि अगर हमने डोनेशन और चैरिटी के रूप में शेयर्स इशू किए हैं तो उसके ऊपर इंडेस 102 अप्लाई होगा, यानी कंसीडरेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लिखो पॉइंट नंबर, यानी रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर 9, लिखें शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन also include parent and subsidiary, also includes parent and subsidiary related transaction, considering them a single entity, considering से सॉरी क्या लिखा, considering them a single entity। अब ये क्या पॉइंट है वो समझना। देखो, जैसे मान लो ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसकी दो सब्सिडरी हैं, S1 और क्या होता है होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप, मोर देन 50% अगर वोटिंग पावर है तो आप इसको क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। तो अब एक्स लिमिटेड दो कंपनियों को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। अब बहुत ध्यान से सुनना, इंडेस 102 बोलता है हम फॉर द पर्पस ऑफ 102 इन्हें मिलाकर एक कंपनी मानेंगे, इन्हें मिलाकर। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो S2 के लिए रॉ मटेरियल परचेज हुआ है, S2 ने क्या खरीदा, किससे, ये कौन है, रॉ मटेरियल सप्लायर। ध्यान से सुनना बिल्कुल, रॉ मटेरियल के इस सप्लायर को पेमेंट इसके शेयर्स के द्वारा हो रहा है। इंडेस 102 विल अप्लाई। एक माना गया है, पूरी ग्रुप कंपनी को सिंगल एंटिटी माना जाएगा। फिर सुनो, इंडेस 102 बोलता है जहां पर भी होल्डिंग और सब्सिडरी रिलेशनशिप है फॉर द पर्पस ऑफ 102, वैसे नहीं, वैसे तो ये अलग अलग ही हैं, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ 102 इन सभी को मिलाकर एक कंपनी माना जाएगा। यानी S2 ने रॉ मटेरियल खरीदा तो पेमेंट किसको करना था, S2 को पेमेंट किया किसने, होल्डिंग कंपनी ने इसके रॉ मटेरियल के लिए
अपने शेयर्स दिए, इंडेस 102 विल अप्लाई। कौन लगाएगा? एक्स लगाएगी। शेयर किसने दिए? यानी आप समझो, गुड्स किसने खरीदा? S2 ने। लेकिन सेटलमेंट कौन कर रहा है? और अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा था, सेटलमेंट होना चाहिए। तो यहां पर जो एक्स लिमिटेड है वो क्या लगाएगी? 102 लगाएगी। हाँ जी, अभी अभी सारे ट्रांजैक्शन आ जाएंगे, कोई भी दे, तीनों मिलाकर एक ही कंपनी है। अब देखो ये वही आ रहा था, S1 ने एक असेट परचेस की है, असेट्स परचेस। शेयर किसने दिए? हालांकि वैसे ऐसा होगा नहीं, जनरल थ्योरेटिकल है, वो ही देती है जनरली, क्योंकि उसका कंट्रोल है ना सारी चीजों पर। बट अगर मान लो हम ये मानेंगे कि इसने भी दे दिए, तो वो इसके कहने पर ही दिए होंगे, क्योंकि इस पर ऑलरेडी किसका कंट्रोल है? एक्स का। अगर मान लो S1 के लिए मैंने कोई असेट खरीदी और उस असेट का पेमेंट शेयर्स के फॉर्म में हुआ, और शेयर किसने दिए? S2 ने। तो इंडेस 102 ऐसे वाला, हाँ, इंडेस 102 विल अप्लाई। आप समझो, मेरा कहने का मतलब है ये तीन कंपनियां नहीं है, 102 बोलता है ये एक ही है, 102 बोलता है। अब आप सोचो, अगर ये एक ही है तो ऐसे समझो ना, कंपनी ने मशीन खरीदी और बदले में शेयर दिए, तो क्या इंडेस 102 लगेगा? अगर मान लो ये सिंगल ही कंपनी है और सिंगल कंपनी ने क्या किया? असेट खरीदी और बदले में शेयर दिए, तो इंडेस लगेगा ना। तो ये तीन कंपनियां नहीं है, आप सोचो ही मत। इंडेस 102 बहुत स्पेसिफिक प्रोविजन देता है, वो बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ इंडेस 102 इन तीनों कंपनियों को क्या माना जाएगा? एक कंपनी माना जाएगा। तो अब आप एक सिंगल कंपनी की तरफ से ट्रांजैक्शन सोचो कि अगर आपने कोई असेट खरीदी और बदले में इस ग्रुप ने, इसे बोला जाता है ग्रुप एंटिटी, तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? ग्रुप एंटिटी। तो अगर आपने कोई भी असेट खरीदी जिसका पेमेंट ग्रुप एंटिटी के द्वारा इन फॉर्म ऑफ शेयर्स हो रहा है, 102 विल अप्लाई। तो 102 लगेगा। इवन अगर मान लो, हाँ सर, चलिए करें स्टार्ट। वॉइस आ रही है? चलो, हाँ जी। तो पॉइंट क्या बोल रहा था मैं, मान लो इसने सर्विसेज दी है, सर्विसेज। एक्स लिमिटेड ने क्या किया है? एक्स लिमिटेड ने इससे कोई सर्विसेज ली और इसके बदले में इसको शेयर किसने दिए? S1 के शेयर इशू हुए, तो भी इंडेस लगेगा। यानी मेरा पॉइंट ये है, आप ये मत समझो कि ये तीन अलग अलग कंपनियां हैं। भले ही ये तीन कंपनियां हैं और होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन है, आगे तीन ही आएंगी, क्योंकि अगला इंडेस, बाद में इंडेस इसका भी आएगा 110, होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशन। बट इंडेस 102 से मेरे लिए ये एक कंपनी है, ग्रुप कंपनी। इंडेस 102 से मेरे लिए ये एक कंपनी है, ग्रुप कंपनी। यानी अगर ग्रुप कंपनी में कोई भी असेट ली है, कोई भी मटेरियल लिया, कोई भी काम हुआ और बदले में क्या इशू हुए? शेयर्स इशू हुए, तो इस पर इंडेस 102 विल अप्लाई। बताइए, क्लियर बिल्कुल? तो इस पर क्या लगेगा हमारा? इंडेस 102 विल अप्लाई। मेरे हिसाब से 9 ही रूल हो गए होंगे रूल्स। एग्रीमेंट हो गया, राइट शेयर हो गया, डोनेशन हो गया,
अच्छा एक्चुअली में क्या वो सर्विस का एक रूल अलग है, लिख लो चलो। हालांकि वो देखो असेट रॉ मटेरियल इसका भी एक रूल मैंने बना दिया, लिख लो रूल नंबर 10 लास्ट रूल। आप बोलो 12 लिखवा दूंगा मैं, ऐसे नहीं कोई बात। लिखो रूल नंबर 10, whenever an entity receives services, whenever an entity receive services from third party, from third party and settle the transaction, and settle the transaction in form of shares, in form of shares or based on shares, or based on shares, comma, such transaction is covered under Ind AS 102. Such a transaction is covered under Ind AS 102. ठीक है। और रूल नंबर 11 लिखना चाहो तो वो उस पर बनेगा, असेट्स और रॉ मटेरियल पर, कि भाई अगर आपने रॉ मटेरियल या असेट खरीदी है और बदले में क्या किया है, शेयर में पेमेंट किया है, तो एप्लीकेबल होगा। चाहो तो लिख लो, अगर 11 ही बनाने हैं शगुन के रूल तो ठीक है, लिख लो, अगर लिखना है तो मैं बोल देता हूं। Whenever an entity acquired raw material or asset, whenever an entity acquired raw material or asset, the settlement of which, or asset, comma, the settlement of which is to be in form of shares, in form of shares or based on shares, form of shares or based on shares, comma, Ind AS 102 will apply. Ind AS 102 will apply. चलिए अब बताइए, यहां तक की बात में आपको कोई भी डाउट पूछना हो, मैंने मीनिंग समझा दिया इंड AS 102 का, और हमने इसकी एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी के रूल लिख लिए। अब इसके बाद से हमारा प्रैक्टिकल पार्ट चालू होगा कि हर ट्रांजैक्शन कौन कौन सा यहां कवर होगा, एंड व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री, हाउ टू रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अब नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे आप, लिखो टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, टाइप्स ऑफ share based payment transactions। लिखो as per provisions of Ind AS 102, share based transactions
इंक्लूड शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन इंक्लूड इंडेस 102 तीन तरह के ट्रांजैक्शंस को यहां पर क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। एक, इक्विटी सेटल्ड प्लान, इक्विटी सेटल्ड प्लान। दूसरा, कैश सेटल्ड प्लान। इंडेस 102 बोलता है कि अगर अब आप क्या ले रहे हो, शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शंस ले रहे हो, तो वो तीन हिस्सों में आपको पढ़ना है, यानी इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड और ऑप्शनली सेटल्ड, और ऑप्शनली सेटल्ड। नाम से ही अपने आप को डिफाइन करेंगे। अब देखो, इक्विटी सेटल्ड प्लान, मैंने कोई रॉ मटेरियल लिया, मैंने कोई असेट ली और मैंने कोई सर्विसेज ली, और बदले में मैंने क्या दिए, इक्विटी शेयर्स दिए। उस प्लान को मैं क्या बोलूंगा, इक्विटी सेटल्ड प्लान। यानी व्हेनेवर सेटलमेंट इज कंपल्सरली इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, सेटलमेंट हर हालत में किस में होगा, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स होगा। उस प्लान को मैं क्या बोलूंगा, इक्विटी सेटल्ड प्लान बोलूंगा। कैश सेटल्ड प्लान, कंपल्सरली कैश दूंगा, कंपल्सरली कैश दूंगा, बट कैश किस पर बेस्ड होगा, शेयर्स पर। दूंगा तो कैश ही, आप समझो, कैश सेटल्ड का मतलब है दूंगा तो कैश, लेकिन वो कैश निकाला कैसे जाएगा, बेस्ड ऑन शेयर्स। इस प्लान को मैं क्या बोलूंगा, कैश सेटल्ड प्लान। ऑप्शनली सेटल्ड, सामने वाले को ऑप्शन दूंगा, मैं नहीं, सामने वाले को ऑप्शन दूंगा, भाई तू चाहे तो इक्विटी ले ले, या तू चाहे तो इक्विटी पर बेस्ड कैश ले ले, मेरे पास नहीं होगा ये ऑप्शन। किसको दूंगा, सामने वाले को दूंगा। ऑप्शनली सेटल्ड, जिसमें मैं उसको बोलूंगा भैया तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू क्या ले लेना, इक्विटी शेयर्स ले लेना सेटलमेंट में, और या फिर तू क्या ले लेना, इक्विटी पर बेस्ड कैश ले लेना। नहीं, देखो प्रैक्टिकली तो आधा आधा क्या कुछ भी हो सकता है, बट इंडेस उसकी अकाउंटिंग नहीं बताता, क्योंकि वो करना बड़ा टिपिकल हो जाएगा। रीजन बीइंग, तू कैश ले लेना और तू शेयर ले लेना, मान लो इस बात में ही आ गया कि लेकिन वो 3 साल बाद लेना। अब अकाउंटिंग आज डालनी है, अब वो 3 साल बाद वो क्या करेगा मैं कैसे सोचूं। तो मुझे तो अकाउंटिंग करते समय यही सोचना पड़ेगा कि भैया तू या तो कैश ले ले या शेयर्स। नो डाउट प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है कि वो बोले, अगर उसको ऑप्शन दिया है 50-50 का, जनरली कंपनियां देती नहीं है, क्योंकि कंपनी के लिए भी तो मुसीबत है, अकाउंटिंग तो कंपनी को डालनी है। तो कंपनी उसको क्या बोलेगी, या तो पूरा सेटलमेंट किस में होगा, कैश में, या फिर पूरा सेटलमेंट किस में होगा। तेरे को ऐसा नहीं है तो बोलेगी यार ऐसा करो 40% के लिए कैश दे दो, 60% के लिए, क्योंकि समझो ऑप्शन तो कंपनी देगी ना, पहले ऑप्शन है किसके पास, सामने वाले के पास, बट दिया किसने, तो कंपनी क्यों खुद अपना पांव कुल्हाड़ी पे मारेगी, क्योंकि अकाउंटिंग किसको करनी है, इंडेस कंपनी को लगाने हैं। आप जितनी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन दोगे उतनी कॉम्प्लिकेशन अकाउंटिंग में होगी। तो इसलिए रूल ये है कि या तो तू लेगा तो क्या लेगा, पूरा कैश बेस्ड ऑन शेयर्स, या तू लेगा तो पूरा इक्विटी, पार्शली नॉट अलाउड।
इंड एस 102 नॉट अप्लाई। एक पर तो लगेगा ना, शेयर्स तो दिए ना एक पर, बिल्कुल। जिनको जिनको शेयर में पेमेंट करोगे या बेस्ड ऑन शेयर पेमेंट करोगे उन पर इंडेस लगेगा, और जो बेस्ड ऑन शेयर नहीं है, बाकी किसी भी तरह से कर रहे हो, 102 विल नॉट अप्लाई। अब बताओ क्या यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है? तो अब हम पहली अकाउंटिंग चालू करें, यानी अब हम सीखेंगे सबसे पहले, अगर कंपनी ने इक्विटी सेटल्ड प्लान लगाया है तो हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। तो पहली अकाउंटिंग चालू होगी नए पेज पर, कैपिटल लेटर में हेडिंग डालो, पार्ट 1 अकाउंटिंग फॉर, पार्ट 1 अकाउंटिंग फॉर इक्विटी सेटल्ड प्लान, अकाउंटिंग फॉर इक्विटी सेटल्ड प्लान। अकाउंटिंग फॉर इक्विटी सेटल्ड प्लान। जाओ ब्रेकफास्ट टाइम, चलिए लिखेंगे। अब लिखो इसमें पॉइंट नंबर 1। अब हमारा जो डिस्कशन चलेगा किस पर चलेगा, और इट विल टेक ऑलमोस्ट 10 to 12 days। यस, उसके बाद बचे हुए दोनों एक एक दिन, लेकिन उनके क्वेश्चन मतलब लगभग लगभग इस इंडेस को जब विद क्वेश्चन खत्म होगा तो अप्रोक्स 20 डेज से ऊपर लग जाते हैं, और 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से। पढ़ना है? क्यों नहीं पढ़ना? बाद में यही सहारा है, जब आगे बढ़ोगे तब बोलोगे अच्छा यही पढ़ने थे हमें। आगे वाले फिर ऐसे ही गड़बड़ हो जाते हैं। 6 नंबर कंफर्म है। देखो इंडेस एक्चुअली में क्या है, बहुत इनडेप्थ है। एक एक इंडेस में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन 20-20 है। इस वजह से क्या होता है, वो रायता फैल जाता है सारा इंडेस का। तो इंडेस आप पेपर में तो इंडेस आएगा, मैं कहां से पढ़ाऊं एस? अभी जिन जिन पर इंडेस अप्लाई नहीं हुए, मैंडेटरी नहीं हुआ ना अभी सबके लिए, अभी नेटवर्थ के हाँ ऑल लिस्टेड कंपनीज पर इंडेस है, बट धीरे 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 ला रहे हैं, बट लिस्टेड कंपनीज पर तो लगा दिया। और एक और समस्या है, जो लगाया उसके लिए कंपनीज एक्ट में प्रोविजन डाल दिया, अगर इंडेस आपके लिए मैंडेटरी है और नहीं लगाओगे तो इसे कंपनीज एक्ट का वायलेशन माना जाएगा, एंड ऑल पेनल्टीज आर एज पर एप्लीकेबल एज पर कंपनी लॉ। एक सेक्शन जोड़ा है कंपनीज एक्ट में नया, इसके लिए कि गलती से अगर लोगों को लगे कि इंडेस लगाना थोड़ा टेढ़ा है तो बोले यार छोड़ो कौन लगाए, तो कंपनीज एक्ट ने अमेंडमेंट कर दिया अपने सेक्शन में। कंपनीज बोलता है अगर इंडेस आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं और नहीं लगाए तो इसे कंपनीज एक्ट का वायलेशन माना जाएगा, और पेनल्टी कंपनीज एक्ट वाली लगेंगी सारी, कि मतलब ऐसे मानेंगे अपने कंपनी लॉ को वायलेट कर दिया है। तो इसलिए इंडेस जरूरी है। चलिए लिखो पहला पॉइंट, इसकी डेफिनेशन। किन प्लान को बोलेंगे इक्विटी सेटल्ड प्लान? लिखो whenever any transaction, whenever any transaction which is to be settled, which is to be settled by issuing equity shares of the entity, to be settled by issuing equity shares of the
entity, comma, such transactions are known as equity settled transactions. Such transactions are known as equity settled transactions. सेकेंड पॉइंट देखो, वेरियस ट्रांजैक्शंस and its accounting treatment is as under. Various transaction and its accounting treatment is as under. अब हम हर ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, कितने तरह के ट्रांजैक्शंस कंपनी करेगी और उसकी अकाउंटिंग। तो लिखो ट्रांजैक्शन नंबर 1 या केस ए। केस ए, केस ए, इक्विटी शेयर्स आर इशूड, हाँ जी, अगेंस्ट परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, कंपनी ने पहला ट्रांजैक्शन किया है, इक्विटी शेयर्स आर इशूड अगेंस्ट परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी ये एक्स लिमिटेड है, ये है सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लायर। इश्यू ऑफ शेयर्स, इस ट्रांजैक्शन की मैं बात कर रहा हूं। एक कंपनी ने अपने रॉ मटेरियल सप्लायर से क्या लिया, रॉ मटेरियल परचेस किया है और उसे बदले में क्या दिए, शेयर्स दिए। इफ fair value of raw material is given oblique known, or if fair value of raw material is not given। हाँ जी, हाँ बनाओ ना, बिल्कुल। हाँ जी, क्या लिखा, इफ फेयर वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इज नोन या गिवन, recorded at
फेयर वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। recorded at fair value of securities issued। ये लीजिए रिकॉग्निशन का ट्रांजैक्शन आया। अगर मुझे रॉ मटेरियल की फेयर वैल्यू गिवन है, फेयर वैल्यू गिवन होने का मतलब होता है वो रॉ मटेरियल सप्लायर उसी मटेरियल के और ट्रांजैक्शन भी करता होगा ना, तो वहां पर उसकी क्या गिवन होगी, फेयर मार्केट वैल्यू मिल जाएगी मुझे। अगर रॉ मटेरियल की फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है तो विल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, और अगर क्या गिवन नहीं है, फेयर वैल्यू नहीं है, तो किस पर रिकॉर्ड करूंगा, जो शेयर्स उसे दिए हैं उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करूंगा। अभी रुको एग्जांपल लूंगा तब आएगा, ऐसे थ्योरी में नहीं आएगा, समझना। अब ये जो था ना एक्स लिमिटेड और रॉ मटेरियल सप्लायर, बहुत ध्यान से सुनो। अब एक्स, ये जो रॉ मटेरियल सप्लायर था, मैं यहां एक लिखता हूं, देखो डेटा, रॉ मटेरियल सॉरी एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड रॉ मटेरियल of rupees 80,000 from Mr. A, whose market value is rupees 1 lakh। Settlement will be in 5,000 shares of X Limited at the rate ₹10 each। लीजिए, ये मैंने एक ट्रांजैक्शन दे दिया आपको। एक्स लिमिटेड ने रॉ मटेरियल खरीदा 80,000 का, बट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल इज 1 लाख। क्यों सस्ता हुआ, क्योंकि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बनने जा रहे हो, आपको फ्यूचर में भी तो बेनिफिट मिलेंगे। भाई नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है तो क्या होता, 1 लाख में हो देता, शेयर के ट्रांजैक्शन की वजह से प्राइसेस चेंज हो जाती हैं। रीजन बीइंग, अब वो रॉ मटेरियल सप्लायर कंपनी का ओनर बन गया। भाई अगर मेरे पास 5,000 भी शेयर हैं तो मैं कंपनी का क्या बन गया, मेरे पास ओनरशिप राइट आ गए, डिविडेंड मिलेगा, राइट टू वोट मिलेगा। तो मैंने उसे क्या किया, एक्स लिमिटेड ने 80,000 में क्या खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, 1 लाख। कंपनी उसे क्या दे रही है, 5,000 शेयर 10 रुपए वाले इशू कर रही है। अभी बिल्कुल आएंगे सब चीजों पर, पहले ट्रांजैक्शन को समझो। आपको रॉ मटेरियल कितना मिला, 1 लाख की वैल्यू का, फेयर वैल्यू 1 लाख है। आपके पास जो रॉ मटेरियल आया, आपने कितने में भी खरीदा हो, उसकी आज मार्केट में फेयर वैल्यू क्या है। इंडेस बोलता है फेयर वैल्यू मेजरमेंट विल बी द फर्स्ट रूल ऑफ द इंडेस। व्हेनेवर फेयर वैल्यू इज अवेलेबल, ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। ये सारे इंडेस है, हमारे एस गलत चल रहे थे, आपको इतिहास पर भी समझना है क्यों इंडेस लगाए हमने, हमारे एस गलत चल रहे थे, आप सब गलत पढ़ रहे थे। हाँ, ये बहुत ही अच्छा कि हमने पढ़े ही नहीं तो गलती की नहीं। हमारे एस में बहुत गलतियां चल रही थी, जिन गलतियों को इंडेस ने सुधारा और वो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया, फेयर वैल्यू मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। वो बोल रहा है आपका ट्रांजैक्शन भले ही लेस देन फेयर वैल्यू हुआ, लेकिन मार्केट में अगर वो ट्रांजैक्शन कॉमर्शियल सब्सटेंस रखता है, अगर वो ट्रांजैक्शन मार्केट में
कॉमर्शियल सब्सटेंस रखता है, यानी उस तरह के ट्रांजैक्शन मार्केट में किए जाते हैं, तो Ind AS सेज अकाउंटिंग विल ऑलवेज बी एट फेयर वैल्यू, अकाउंटिंग विल ऑलवेज बी एट फेयर वैल्यू, दिस इज द रूल ऑफ एवरी Ind AS। हर जगह मैं बार बार बात करूंगा, ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। Ind AS का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था फेयर वैल्यू रिकॉग्निशन के लिए। तो रूल क्या है, आज एक रूल दिमाग में बैठा लो, अगर कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदा और उसकी फेयर वैल्यू मुझे पता है, Ind AS 102 सेज ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ, और अगर फेयर वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल नहीं पता तो ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड। फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, अभी फेयर वैल्यू दी नहीं ना, वो तो बुक वैल्यू है। उस केस में वो फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी बताएगा ऑटोमेटिकली कि भाई मैंने 5,000 शेयर 10 रुपए वाले 5 रुपए प्रीमियम पर दिए, या तो कितने पर हो जाता, 75,000, कुछ काम नहीं आएगा। मैंने 80 में खरीदा, वो बुक वैल्यू, भाई समझो मैंने उसे 80 दिए, मैंने उसे भले 80 दिए, बट Ind AS सेज रिकॉग्निशन शुड बी एट फेयर वैल्यू। आपको देखो, वैसे तो क्या होता है, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, प्रैक्टिकली जब आप कोई भी चीज खरीदोगे ना, तो एक बहुत नॉर्मल सी बात है, आप जनरल ट्रांजैक्शन करते ही फेयर वैल्यू पर हो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आने लगी, चूंकि मैं सामने वाले को अपना शेयर होल्डर बना रहा हूं, समझो अगर मैं वो नॉर्मल रॉ मटेरियल सप्लायर होता ना, एक का माल था एक ही देता, कम क्यों लेता वो, या मैं कम, भाई मैं बोल रहा हूं 1 लाख की चीज मैंने कितने में ले ली, सोचो कौन देगा, कोई दे देगा ऐसे नॉर्मली, नॉर्मल ट्रांजैक्शन सोचोगे तो कोई नहीं देगा। अब उसने क्यों दिया, आप समझो, क्योंकि उसे कुछ बेनिफिट दिखाई दे रहा है बाद में इस चीज के ऊपर, उसे लग रहा है यार आज 5,000 शेयर लूंगा, कितने का नुकसान हो रहा है, 20,000 का ना, 1 लाख की चीज के मुझे कितने मिल रहे हैं, 80 मिलते, अगर मैं शेयर नहीं लेता तो भले ही अभी तो मुझे 5,000 शेयर मिले, लेकिन मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इन शेयर की प्राइस इतनी बढ़ जाएगी, मेरा ये लॉस तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। भाई आप सोचो ना, मैं जाऊंगा ही क्यों नहीं तो इस ट्रांजैक्शन में। ये ट्रांजैक्शन इसीलिए होते हैं, ये ट्रांजैक्शंस इसीलिए होते हैं। रॉ मटेरियल सप्लायर को क्या लग रहा है, आज मुझे नुकसान हो रहा है, वो आज को तो देख ही नहीं रहा होगा, वो आज को तो उसे क्या दिखाई दे रहा है, ये 5,000 शेयर मुझे फ्यूचर में बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाले हैं, इसलिए वो ट्रांजैक्शन में आया। अब समझो बाउंड नहीं है, दोनों एग्रीड हैं। हमारे दिमाग में अभी आगे जाके कई बार आएगा, सर ऐसा ट्रांजैक्शन क्यों हो रहा है, रूल नंबर 1 भूल मत जाना, दे एग्रीड। अगर एग्रीड है तो ट्रांजैक्शन कैसे भी हो सकते हैं। लॉस फायदे की मैं यहां बात ही नहीं करूंगा, मैं हो सकता है कंपनी को नुकसान हो रहा है, हो सकता है किसी उस सामने वाले को नुकसान या फायदा हो रहा है, लेकिन सोचो प्रैक्टिकली अगर वो इस ट्रांजैक्शन में एंटर हुए होंगे ना, तो दोनों के दिमाग में कुछ ना कुछ होगा। आज हमें भले ही कुछ भी दिखाई दे रहा है मार्केट में, बट अगर वो हमारी कंपनी का शेयर होल्डर बन रहा है, हमें भी कुछ दिखता होगा फायदा आगे का। सप्लायर भी है वो मेरा रॉ मटेरियल, और अब वो ओनर भी बन रहा है, उसे भी कुछ फायदा दिख रहा होगा। तो Ind AS सिंपल रूल पर चलता है, whenever fair value of material is available, transaction should be recorded at fair value of material purchased। अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो जो सिक्योरिटी इशू करूंगा उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा। तो बताओ एंट्री क्या डालूंगा, अब यहां जर्नल एंट्री डलेंगी। अब एंट्री लिख रहा हूं पहले मैं, नॉर्मल एंट्री रूल के हिसाब से। हाँ जी, हाँ, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कितने पर, 1 लाख, फेयर वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। 2,
इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, ये माना जाएगा। मैंने उसे कम शेयर क्यों दिए? मेरे शेयर प्रीमियम पर चल रहे होंगे आज। भाई एक चीज सोचो ना, अगर मैं 1 लाख को कन्वर्ट करता हूं 10 रुपए के हिसाब से तो 10,000 शेयर होने चाहिए। मैं दे कितने रहा हूं? यानी मैं ये मान रहा हूं 5,000 शेयर 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। क्योंकि भाई मार्केट में हो सकता है ना प्रीमियम पर हो, इसीलिए तो मैंने कम शेयर दिए होंगे। तो एंट्री इस तरह से बनेगी, दिस विल बी द अकाउंटिंग एंट्री। कहां दिए? मैंने तो 5,000 शेयर दिए, केवल 80 भी कहां दिए? मैंने कुछ नहीं दिया। मैं बोल रहा हूं वो 80 तो मेरे काम का ही नहीं है। मेरे पास इंडेस किस पर अकाउंटिंग करेगा? 2 में से किसी एक पर, फेयर वैल्यू ऑफ मटीरियल एक्वायर्ड या फिर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड। आप पहले ये लिखो, पहले लिखो क्या लिखा था, पहले यहां लिख लिया ना ये चार्ट, अब उसके नीचे एग्जांपल लिख के फिर अकाउंटिंग एंट्री। दिखाऊंगा एग्जांपल, दिख रहा है? बताओ, क्लियर है रूल 1 यानी केस 1? अगर हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल एक्वायर कर रहे हैं और बदले में क्या दे रहे हैं? शेयर्स। पहली प्रायोरिटी फेयर वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, वो अवेलेबल है तो उसी पर रिकॉर्ड होगा ट्रांजैक्शन। और अगर फेयर वैल्यू मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ग्रांटेड। फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, ये इंडेस का रूल है हमारा बस। ठीक है, केस 1 हुआ है बस आज आपका। रूल याद रखो, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है इंडेस। नो डाउट बड़े हैं, लेंथी हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होगा, बट रूल बहुत क्लियर है इसके। रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, if fair value of raw material is not available then fair value of security is granted। बस ये रूल है हमारा किसका? whenever shares are issued against purchases of raw material। चलिए आगे कल इसको कंटिन्यू करेंगे।